हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर नंबर 2 ऑफ पावर शेयरिंग में। जिन भी बच्चों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा इस पूरे क्वेश्चन की सीरीज को कि भाई कैसे हम लोग जो है यहां से क्वेश्चनों को समझते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। दिस इज योर जोगिंदर सिंह चाहर, आपका भाई साहब एजुकेटर ऑगी सर। जी हाँ, प्यार से आप लोग कहते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात करते हैं। अब सभी को पता है, थोड़ा पास्ट में जाते हैं। बेल्जियम में कोई कोल्ड वॉर का जिक्र नहीं, कोई सिविल वॉर का जिक्र नहीं। वहीं श्रीलंका में सिविल वॉर का जिक्र किया गया है, जिसका एंड 2009 में हुआ था। फिर ऐसा बेल्जियम में क्या हुआ कि दो डिफरेंट कम्युनिटीज बड़े प्यार से एक साथ रह पाई। कुछ तो हुआ था, तो चलिए बात करते हैं। थोड़ी सी कहानी बताता हूं। लगभग 23 सालों में, जब ये बात करते हैं 1970 से लेकर 1993 की, 23 सालों में बेल्जियम जो लीडर थे, जो नेता थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने क्वेश्चन को लगातार चेंज करते रहे। कब तक? जब तक कि ऐसी कंडीशंस, ऐसी बातें ना बन गई जिसमें दोनों खुश हो। और ऐसा करने के लिए ने कितनी बार अपने क्वेश्चन को चेंज करना पड़ा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार चेंज करना पड़ा। सो बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियन लीडर्स ने अमेंडमेंट चेंज। अमेंडेड का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 टाइम्स, सो दैट ऐसा अरेंजमेंट बन जाए, ऐसा सिस्टम बन जाए दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, जिससे पूरे देश में सारे लोग एक साथ प्यार से रह सके। तो चलिए, 4 बार अमेंडमेंट किया, तो ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है। कितने टाइम किया? 4 टाइम्स किया बेटा। कितने टाइम्स किया? 4 टाइम्स किया। नेक्स्ट, ऐसा उस मॉडल में क्या था जिससे लोग प्यार से रह पाए? एंड दिस इज योर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बेटा। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। सबसे पहले, जो एक होती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर तीसरी एक और गवर्नमेंट बनाई थी जिसका था सेपरेट गवर्नमेंट, जो कि कैपिटल में थी। सुनिएगा, जनरली कैपिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे यहां दिल्ली कैपिटल है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहां पर जो है ना, गवर्नमेंट बनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बनी स्टेट गवर्नमेंट, और एक सेपरेटली बन रही है ब्रसल्स में गवर्नमेंट। ब्रसल्स में गवर्नमेंट, सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी जिसमें साफ साफ बोला गया डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे। दैट मींस ना तो एक भाषा बोलने वाले लोग, दूसरी भाषा बोलने लोग, कोई भी ऐसा ना लगे कि किसी ने भी डिसीजन एक तरफा लिया है। यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दैट नो वन कैन टेक यूनिलेटरल डिसीजन। एक तरफा डिसीजन नहीं होंगे। बात करते सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी साफ साफ बोल दिया गया कि यू आर नाउ नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप उनके सपोर्ट में, सहायक में मत रहो, आप अपनी डिपेंडेंसी से काम सरकार चलाओ। ऐसे ही बात बात पे हाथ फैला के पहुंच गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाई? द रीजन बिहाइंड इज मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट of the 2 regions of the country. 2 regions means Flemish and Wallonia regions. यहां पर 2 regions का मतलब कौन सा है? Obviously Flemish and Wallonia region. ठीक है, देखिए एसएसटी को ऐसे पढ़िए कि कहानी टिप्स पे याद हो, ऐसे नहीं कि किसी ने भी आया। आजकल नौटंकी बहुत ज्यादा है भाई साहब, बच्चे तो करते ही हैं, चलो बच्चे हैं, पर मास्टर लोग भी लिपस्टिक लगा रहे हैं, कोई मांग भर रहा है, कुछ क्या ही कहना। चलो जनरली पढ़ते हैं। Brussels has a separate government in which both the communities, French speaking and Dutch speaking minister, have equal representation. तो ब्रसल्स की अलग गवर्नमेंट होगी जिसमें ये भी इक्वल होंगे। नाउ देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ओह, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपने बोला ब्रसल्स में अलग गवर्नमेंट। ब्रसल्स में गवर्नमेंट का कोई नाम नहीं है, एक तरीके की वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी ही थी। यहां पे नाम नहीं दिया हुआ, इंसेंटिव बड़ा मिसप्लेस किया, बट मेरे हिसाब से ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। होता क्या है कि ऐसे कह दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट प्ले करे, क्योंकि भाई कैपिटल यहां है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां बैठ रही है? क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यहां बैठ रही है तो ब्रसल्स में अलग से गवर्नमेंट क्यों चल रही है? एक और क्वेश्चन है। तो यहां पे इसको कंफ्यूजन नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कर दी इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट अलग कर दी, और एक ब्रसल्स गवर्नमेंट कह रखी है, वहां पे भी गवर्नमेंट है, वो भी सेंट्रल मान लेते हैं। दूसरी बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब सोच के देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होगी? कम्युनिटी वालों की। कम्युनिटी कौन कौन है यहाँ पे? डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट अगर कम्युनिटी के लोगों से बनी तो क्या करेगी? उनके वेलफेयर की बात करेगी। जैसे कि डायरेक्ट आता हूं, 1 लैंग्वेज कम्युनिटी थी, डच की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी क्या? ऑब्वियसली रिगार्डिंग द कल्चरल पावर, एजुकेशनल पावर, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, उनके इस तरीके के मुद्दों को सॉल्व करेगी। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखता कहां है, टुकुर टुकुर समझ में आया कि नहीं आया बेटा? दोनों लोगों को बोल रहा हूं,
चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, ठीक है। आगे चलते हैं, माइंड मैप आपके सामने एक मैप दे दिया गया है। ये मैप आप सभी के सामने है। शॉर्टकट में बेल्जियन मॉडल, डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, ये पूरा मैंने मतलब यहां पे लिख दिया आप लोगों के सामने। तो ये है आप लोगों का बेल्जियन मॉडल का, जहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे डच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल होंगे, है ना, इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट इकोनॉमिस्टर, बेल्जियम में सेपरेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। ये मैंने जो आपको बताया ये वही सारा सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। यूरोपियन यूनियन, इट्स बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर अपनी अपनी एक एसोसिएशन बनाई थी। जैसे हमारी एशियन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, WHO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से एक यूरोपियन यूनियन बनी थी। जब बहुत सारे कंट्रीज यूरोप के आकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, तो उन्होंने ब्रसल्स को अपना जो वो हेडक्वार्टर चुना। अब ब्रसल्स ही क्यों, यूरोप में इतने सारे देश है। ब्रसल्स एकदम हाई फाई था भाई साहब, ना कोई लड़ाई प्यार से। जब इतना एग्जाम्पल आप सेट कर ही रहे हो इक्वालिटी के, तो फिर आप ही चुने गए। बात करते हैं आगे की तरफ। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आज तक जिंदगी में मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, और जितनी बार पढ़ाया, चाहे जितने बैचेस में पढ़ाया, सबका हमेशा 10 क्लास में पढ़ के आगे फिर भी 11वीं क्लास में आके पूछ रहे सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मैं आज आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके दो रीजन हैं, सिंपल। पहले तो डॉक्टरी दवा की तरफ पढ़ते हैं, दो रीजन हैं, सुनिएगा। पहला क्यों पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी चीज है, बिकॉज इससे क्या होता है ना, झगड़े का जो चांस है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, डिफरेंट कम्युनिटीज में कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? 4 सोशल ग्रुप एक देश में, चारों को पावर बटी हुई है, अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अगर एक को पावर है, बाकी 3 क्या करेंगे? उससे लड़ेंगे। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जब होता है, जब आपसी बहस होती है, तो दंगे हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, सरकार गिर सकती है। सो पावर शेयरिंग इज गुड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पुलिस ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिकल ऑर्डर, हर चीज के लिए। अगर आपने पावर सबको इक्वल दे रखी है, तो आपके देश में बहुत भला है। क्योंकि अगर आपने विल ऑफ मेजोरिटी लोग हैं, सिन्हालीज ने जैसे ही तमिल्स के ऊपर अपनी बात थोपी, तमिल्स लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो यहां पर भी वही होने वाला था। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर मान के चलिए सर हम उनको मारपीट के अगर समझा लेते, तो थोड़े टाइम के लिए वो रुक जाते, बट जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन ग्रो होती, ये दंगा और बढ़ता, ये लड़ाई और बड़ी हो जाती, फिर और बड़ा बवाल होता। नेक्स्ट, सेकंड रीजन क्या है? पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? मैं बताता हूं। Whenever you talk about डेमोक्रेसी होती ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे पावर डिवाइड होनी ही होनी है। या तो आप बोलिए ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। अगर आप बोल रहे डेमोक्रेसी का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। कैसे भाई? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, लोग जहां पे चुनकर देंगे, लोग आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो ऑब्वियसली अपने अपने डिफरेंट नेता आएंगे, पावर तो डिवाइड होगी। डेमोक्रेटिक रूल में शेयरिंग पावर उन लोगों के साथ होती है जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं। अब मैंने क्या बोला, लोगों को पावर देनी पड़ेगी वोटिंग की। फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आएगी, तो लोगों की पावर अलग अलग डिवाइडेड भी देखेगी। आप लोगों को थोड़ा डेप्थ में जाके समझाया। यहां पर डिवीजन ऑफ पावर की गई है बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द लोग जो आपको वोट देंगे। पीपल हैव अ राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों का अधिकार है लोगों से पूछना, जिन लोगों को चुनने जा रहे हैं, कि हमें कौन सी सरकार मिलेगी, कैसे आप लोग हमें रूल करोगे, कैसे आप हमारा देश चलाओगे। ये सब एक सही जो गवर्नमेंट होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट मींस अ गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, जो भी है। वेयर वन सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, एक हक होता है। कैसे होता है? देखिए, एक कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट कब है? जब वो जनता ने चुनी। जब जनता ने चुनी तो जनता का हक है, तो उनके अपने नेता हैं, ऑब्वियसली उनकी बात रखने के लिए लोग हैं। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize act of power sharing is a valuable। जो हमारा फर्स्ट रीजन था उसको हमने बोला क्या? प्रूडेंशियल रीजन। इनको बोला गया है क्या? प्रूडेंशियल, कि ऐसा तो होना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। बेटर आउटकम मतलब दंगे नहीं होंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। एंड जो सेकंड रीजन था स्पिरिट, कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो पावर डिवीजन होगी, दैट मींस पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, तभी तो ऐसी बातें हो रही हैं, तभी ऐसी बातें हो रही हैं ना, राइट? आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ दिस इज योर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मैं यही कहूंगा। आप सुनिएगा, पावर किन किन के बीच में डिवाइड होती है? अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जनरली 2 तरीके के लेवल ऑफ गवर्नमेंट में चलती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और उन्हीं में पावर शेयरिंग कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, इसे हम क्या कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों कह रहे हैं? सुनिएगा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी,
पावर जो है ना 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट जब काम करता है क्या जज काम नहीं कर रहे होते? जब जज काम कर रहा होता क्या प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये काम नहीं कर रहे होते? कर रहे होते हैं ना, सब कर रहे होते हैं, एक समय पर सब लोग काम करते हैं। तो जब ऐसे लाइन बने, ये लाइन, दिस इज योर एक साथ वाले काम वाली लाइन, ये भी काम कर रहे, ये भी काम कर रहे, ये भी काम कर रहे हैं। अब सुनिएगा, आप लोगों को सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मैंने ये क्यों बोला? यहां पे कोर्ट बैठा है, यहां पे पार्लियामेंट बैठा है, यहां पे मिनिस्टर्स बैठे हैं, सब लोग एक टाइम पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको काम करते देख ये रुक जाएंगे, नहीं। बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। सब लोग एक टाइम पर काम कर रहे हैं, सबकी पावर्स अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है, बट कर सब एक काम रहे हैं, मतलब एक टाइम पे काम कर रहे हैं। सच अ सेपरेशन, इस तरीके का जो पावर का जो सेपरेशन है, उससे एक फायदा है। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ही सब कुछ करता, वही कानून बनाता, वही जज के फैसले देता, फिर तो कोई फायदा नहीं था, फिर तो वो कल को कुछ गड़बड़ कर देता तो भी आप पता नहीं लगा सकते थे। तो ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इससे क्या फायदा है? किसी एक के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। क्यों? पावर डिवाइडेड है। ईच ऑर्गन नाउ चेक्स द अदर्स। भाई पार्लियामेंट देखेगा, अच्छा प्रेसिडेंट वगैरह ने हमसे ज्यादा काम तो नहीं कर लिया, अब हमारा काम तो नहीं कर लिया। जज देखेगा, अच्छा ये पार्लियामेंट बैठ के कहीं मेरा वाला काम तो नहीं करे। हर एक दूसरे का काम चेक हो जाता है। दिस कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो इससे बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है, क्योंकि किसी भी एक के हाथ में एक्सट्रीम पावर नहीं है, ना ही दूसरे के हाथ में बिल्कुल खत्म पावर है, सब पे पावर डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ डेमोक्रेसी, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियली एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। उनका पावर है, पर पार्लियामेंट और उसके साथ चलते हैं। क्योंकि आप सोचिए, मंत्री या विधायक कहां से है? वो अपने संसद या अपने सदन से हैं, तो वहां पर भी तो चलेंगे ना। पार्लियामेंट की अपनी पावर है, मंत्री के तौर पर अपनी पावर है, और जज के तौर पर अपनी पावर है। सिमिलरली जजेस को जो है ना अपॉइंट करते हैं ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब। बट सुनिएगा, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। एक बात बताइए, अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जज को ले आए, तो कल अगर जज को फैसला सुनाना हो इनके खिलाफ, तो क्या जज फैसला नहीं सुनाएगा? जज तो सुनाएगा। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, आप लेके आए वो अलग बात, अलग है, बट सेपरेशन ऑफ पावर भी है भाई, तो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, सुनिएगा, जनरली देश में एक सरकार होती है पूरे देश के लिए, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और अलग अलग स्टेट के लिए होती है, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जनरली उसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। कुछ कुछ देशों में, इंडिया में हम उसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक जो पूरे देश का भला सोचती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। एक होती है जो अपने अपने राज्य का भला सोचती है, उसे हम स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया वी कॉल जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दो नो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे देश को चला रही है, एंड देयर आर नो स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अदर लोकल गवर्नमेंट। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स, जैसे हमारा देश है बहुत बड़ा है, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the power of different levels of government. हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ कल्चर, रिलीजन, इतना सब कुछ है, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट बनानी पड़ी। और क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी पावर है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल तो उनके काम नहीं करने देगी, उनको दबा के रखेगी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इन आवर कंट्री पावर इज डिवाइडेड, दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग कि हम फेडरलिज्म फॉलो अप्रोच कर रहे हैं। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as municipality और पंचायत गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दबा रही, तो स्टेट गवर्नमेंट पंचायत गवर्नमेंट को भी नहीं दबाएगी। हर एक की अपनी पावर है। And so this called the division of power, higher और lower levels पे, and this called vertical division of power। वो था horizontal, ये था vertical division of power। Power may also be divided among the different social groups। हमने डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट किया, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट किया। नाउ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सुनिएगा, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। Community group in Belgium is an example है। In some countries there are constitutional legal arrangement whereby social weaker section and women are represented in the legislature and administration. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group otherwise who feel alienated from the government. And this method is used to give minority communities a fair share in power. Different social groups, बहुत सारे हमारे देश में, जैसे एसटी है, एससी है, ओबीसी है, क्या इनके लोगों को पावर नहीं है? क्या इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है? बल्कि सीट्स भी कहीं हद तक रिजर्व्ड है, अगर आपको पता हो तो। ये रिजर्वेशन है, इससे क्या होता है, इन सोशल ग्रुप्स को एक फेयर चांस मिलता है पॉलिटिकली लड़ने का, पॉलिटिकली इलेक्टेड होने का, और अपनी बातों को रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रखवाने का। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर रखी जाती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब ये क्या है, आप मुझे बताइए, देश में बहुत सारे मोर्चा होता है, किसान मोर्चा, ये मोर्चा, वो मोर्चा, लेबर एसोसिएशन, वो कभी कोई एसोसिएशन, कभी बनिया एसोसिएशन, कभी दुकानदार एसोसिएशन, कभी रेडी एसोसिएशन, कभी रिक्शा एसोसिएशन, ऐसे चलता है। इन अ डेमोक्रेसी दैट सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर।
डेमोक्रेसी है हमारे देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें पूरे अधिकार है, हम जिस मर्जी को चुन लें. इन कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डेमोक्रेसीज टेक्स द फॉर्म द ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. आज जिस तरीके से मॉडर्न डेमोक्रेसी चल रही है, सब लोगों को तड़प है, हम जीते, इस चक्कर में कर लेते हैं कॉम्पिटिशन, और लोगों को मिल जाता फायदा. वेराइटी ऑफ कंटेंडर्स आ जाते हैं, उसको चुनने का मौका मिलेगा किसको चुनना है. अब सुनेगा, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप. हम जिन्हें चुनते हैं वो लोग किसी ना किसी पार्टी से अपॉइंटेड होते हैं. हर पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है. कांग्रेस की अपनी सोच है, भाजपा की अपनी, जेडीयू की अपनी, तृणमूल कांग्रेस की अपनी. ये भाई हारे हैं बट सोच तो है सबकी. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. हमें जो पर्सन होते हैं चुनाव लड़ते हैं वो दो तरीके से दिखते हैं, एक बार इंडिपेंडेंट या फिर किसी पार्टी से. पार्टी में भी हो सकता है कि दो पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हो कोई. अगर जब दो लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं उसे कहते हैं अलायंस. सुनिएगा ध्यान से, अभी दोनों जुड़े नहीं है, जब जुड़कर आ रहे हैं और फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं. पहले जुड़ना हुआ, मतलब ऐसे जुड़े पहले फिर इलेक्शन, उसे कहते हैं हम क्या, अलायंस कहते हैं. और इस तरह की गवर्नमेंट बनती है कोएलेंस गवर्नमेंट. सॉरी कोएलेंस नहीं, कोएलिशन गवर्नमेंट. अलायंस तो है ही है. जुड़कर आना इज अलायंस, मिलकर सरकार चलाना इज कोएलिशन गवर्नमेंट. ध्यान से सुनिएगा. इन अ डेमोक्रेसी इंटरेस्ट ग्रुप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है. अब जितने भी नाम मैंने बोले, अगर सरकार की पॉलिसी इनके बेनिफिट में नहीं रही तो क्या इन्हें नुकसान नहीं होगा. द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने उन सब में कहीं ना कहीं पहले ये पढ़ा था. इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जो ब्रिटिशर्स से उनसे ये प्रॉब्लम थी क्योंकि उनका ट्रेड, उनका धंधा बैठ रहा था, यानी उनका नुकसान हो रहा था. अगर वही सेम पॉलिसी सरकार करेगी तो ये फिर नुकसान होगा इनका, फिर ये सरकार को वोट नहीं देंगे. इन लोगों के वोट सरकार को चाहिए क्योंकि इनसे जो बिजनेस चलता है उससे अच्छा खासा मुनाफा आता है. तो ये लोग काफी पावरफुल माने जाते हैं. तो या तो ये अपने खुद पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार इनके साथ मीटिंग करती है, या ये लोग अपने व्यापार में लोगों को फंड देते हैं, लोगों को खड़ा करते हैं, तू खड़ा हो मैं पैसा लगाऊंगा, जीत, फिर अपनी बात चलेगी. तो इस तरीके से अपना इंफ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे डालते हैं. आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है. प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया. मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू गाइस.